मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक 11th क्लास की बुक पॉलिटिकल थ्योरी से लिया गया है, चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। तो जैसे कि हमने पीछे के 2 चैप्टर में पढ़ा, समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए समाज में शुरू से ही प्रयास किए जाते रहे हैं और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारों के बारे में भी पढ़ा। तो ऐसे ही सामाजिक न्याय की अवधारणा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्लेटो ने तो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में अपनी पुस्तक का प्रारंभ ही न्याय शब्द से किया है। प्लेटो की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के बारे में आज का हमारा विचार है। जैसा कि आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पुराने जमाने में भी, प्राचीन समय में भी राजा का पहला धर्म माना जाता था न्याय करना। न्यायप्रिय राजा को सभी पसंद करते थे। और अगर हम चीन में कन्फ्यूशियस के बारे में अगर कभी पढ़ा हो तो उसमें भी लिखा हुआ है कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि वो गलत कार्य करने वाले को दंड दे और अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कृत करे। यही न्याय है। फिर प्राचीन यूनान में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जब प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात, वो भी राजनीतिक चिंतक हुए हैं बहुत बड़े, उन्होंने उनके कुछ साथियों ने, ग्लाइकोन और एडमेंटस ने उनसे पूछा कि आज हम देख रहे हैं कि जो कानून को तोड़ता है, जो जालसाजी करता है, जो धोखाधड़ी करता है, वो ज्यादा पनप रहा है, बशर्ते कि जो न्यायशील प्राणी है उसको दिक्कत होती है। तो फिर क्या बात है, ऐसा क्यों है? तो न्याय फिर हमें क्यों अपनाना चाहिए? तो सुकरात ने कहा कि मेरे नौजवान साथियों, वो लोग जो अन्यायी हैं वो भी इसलिए थोड़ा बहुत फायदा उठा पा रहे हैं क्योंकि न्याय मौजूद है। अगर सभी लोग इन बातों का सहारा लेने लगे, कोई भी अगर कानून को नहीं मानेगा, हर प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करेगा, तो किस समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन जी पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न्यायपूर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुकरात ने अपने शिष्यों को समझाया। और न्यायपूर्ण होने के लिए एक शासकीय सरकार को चाहिए कि वो प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, प्रत्येक नागरिक की जरूरतों का ध्यान रखे। और उन्होंने कहा कि इस तरह से जब वो प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखेगा तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हक दिलाना ही न्याय कहलाता है। अर्थात व्यक्ति जिस चीज का हकदार है उसे वो चीज देना न्याय कहलाता है। ये सुकरात और उसके शिष्यों के बीच में बातें चल रही थी। तो आइए आज के संदर्भ में पढ़ते हैं। जस्टिस क्या है? न्याय का अर्थ, न्याय, जस्टिस। जस्टिस आपने सुना है कि जस्टिस शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और वो लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बांधना। जस्ट का मतलब है बांधना। अर्थात न्याय उस व्यवस्था को कहा जाता है जो व्यक्तियों, समाजों और समुदायों को एक साथ जोड़कर रखती है, वो होता है न्याय। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इसकी। जैसे कि राजनीति विज्ञान में कोई एक सामान्य परिभाषा तो होती नहीं है, हमें भिन्न भिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इसे समझना होता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिक। उन्होंने इस पुस्तक में न्याय का विस्तार से वर्णन किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक मिलना ही न्याय है। आगे चल करके अरस्तु ने कहा कि न्याय सद्गुणों की सक्रियता है, कि जैसा जिसके गुण है उसको उस प्रकार की क्रियाशीलता करने दी जाए। ये अरस्तु ने कहा है। फिर डी राफेल का कहना है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिससे व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होने के साथ समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। अंडरस्टैंड? डी राफेल ने क्या कहा कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिससे व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होने के साथ साथ समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। यहाँ तक कि लॉर्ड ब्राइस ने तो ये भी कहा था कि एक सभ्य समाज विधान पालिका के बिना चल सकता है,
लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज नहीं चल सकता। लॉर्ड ब्राइस का कहना है ये कि विधान पालिका ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर न्यायपालिका नहीं है तो किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता है। चले आगे। आगे इसमें बताया गया है कि फिर इन परिभाषाओं के आधार पे हमें पता चलता है कि न्याय समाज में जिसे उचित, निष्पक्ष, तर्कसंगत, नैतिक और समानता पर आधारित माना जाता हो वही न्याय है। अंडरस्टैंड? इन परिभाषाओं से हमें समझ में आता है कि न्याय वो है जो उचित हो, जो निष्पक्ष हो, जो तर्कसंगत हो, जो नैतिक हो, जो समानता पर आधारित हो, उसे हम कहते हैं न्याय। तो इस आधार पर न्याय की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं, जैसे सत्य। न्याय हमेशा ही सत्य पर आधारित होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा न्यायपालिका में, कोर्ट में, फिल्मों में भी देखते हो आप, तो उसको कटघरे में खड़ा होकर के ये कहा जाता है कि मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ, या मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सच कहूंगा, यही कहा जाता है ना। तो न्याय की जो पहली विशेषता है वो है सत्य। न्याय हमेशा ही सत्य पर आधारित होता है। दूसरा है निष्पक्षता और समानता। न्याय की दूसरी विशेषता है न्याय प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का छोटे बड़े का, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। जिस समाज में, वो न्यायिक समाज। तीसरा स्वतंत्रता और समाज कल्याण। न्याय की एक और विशेषता है, देखिए न्याय में हम समानता और स्वतंत्रता दोनों अवधारणाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं। न्याय की तीसरी विशेषता स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने विकास के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी तो हम कहेंगे कि न्याय हो रहा है। अगर किसी को हम दबाएंगे तो वो कहेंगे कि बड़ा अन्याय हो रहा है, बेचारे को बिल्कुल भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करने दिया जा रहा। ऐसा ही है ना। तो तीसरा हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता न्याय की विशेषता है, और समाज कल्याण भी न्याय की विशेषता है। प्रकृति की जरूरतों के प्रति सम्मान। प्रकृति की जरूरतों के प्रति सम्मान, जैसे कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, वो उतना कार्य नहीं कर पाता है, यानी कि मान लो किसी लाइन में ही लगना है, तो बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले भेज देते हैं, या उसको रोड क्रॉस करवा देते हैं, या उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। तो प्रकृति की जो जरूरतें हैं, प्रकृति ने जो जिस व्यक्ति को कुछ कम दिया, उसकी जरूरतों उसका सम्मान करना भी न्याय है। फिर तर्कसंगत भेदभाव। यहाँ पर न्याय की एक और अलग विशेषता है कि अगर देखिए, वैसे तो भेदभाव करना अन्याय है, लेकिन तर्क के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, वो न्याय होगा। मान लो जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, और यहाँ पर फलों का टोकरा रखा है, ठीक है। तो हमने सबको कह दिया कि जाओ और ले लो, जो सक्षम है वो तो ले लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपंग है, जो चल नहीं सकते, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए उस टोकरे को एक और टोकरा थोड़ा सा नजदीक रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से तर्क संगत भेदभाव के माध्यम भी न्याय की एक विशेषता है। चले आगे। ओके, अब है न्याय के विभिन्न रूप। जैसे कि समानता और स्वतंत्रता के विभिन्न रूप हैं, ऐसे ही न्याय के भी विभिन्न रूप हैं। प्राकृतिक न्याय, जो न्याय जैसे भगवान ने जैसे हमें पैदा किया है, उस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, प्रत्येक स्वतंत्र है, उस तरह के न्याय को प्राकृतिक न्याय कहते हैं। फिर है नैतिक न्याय। जैसे मान लो कि अदालत में अगर किसी व्यक्ति को से उसके अपराध के बारे में ना बताया जाए, वैसे ही दंड दे दिया जाए, तो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगा। फिर है नैतिक न्याय। नैतिकता के आधार पर सभी लोग बराबर है, नैतिक न्याय। कानूनी न्याय, अर्थात कानून की नजर में, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, वो कानूनी न्याय होगा। सामाजिक न्याय, समाज में रहते हुए किसी प्रकार का लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और वंश के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का ना होना सामाजिक न्याय की निशानी है। जैसे कि लोकतांत्रिक सरकारों में इसके लिए बहुत से प्रयास भी किए गए हैं। आपने दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ा, वहां भी नस्ल के आधार पर सामाजिक भेदभाव था, उसको कम किया गया, खत्म किया गया। और हमारे देश में भी छुआछूत जैसी प्रथा को
के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा करके सामाजिक न्याय की प्राप्ति की गई है। आगे आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में वही बातें आती हैं जैसे मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और अपनी बात रखने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार, कोई भी राजनीतिक पद ग्रहण करने का अधिकार, ये सारे अगर अधिकार हैं तो राजनीतिक न्याय की श्रेणी में आता है। फिर आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय जैसे हमने आर्थिक स्वतंत्रता में पढ़ा, आर्थिक समानता में पढ़ा कि पूरी तरह से सबको बराबर की धन दौलत देना संभव नहीं है समाज में। आर्थिक न्याय से हमारा अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति का काम का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम पाने का, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य पाने का पूरा अधिकार है। उसको अपने आराम के घंटे भी उसके सुनिश्चित होने चाहिए, उसकी न्यूनतम मजदूरी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इस स्थिति में हम कहेंगे आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो गई। अंडरस्टैंड? तो आज हमने पढ़ा, पहले न्याय के बारे में पढ़ा कि न्याय प्राचीन काल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। सुकरात और प्लेटो और उसके साथियों के बीच की बातचीत भी हमने पढ़ी। उसके बाद हमने बताया कि प्लेटो जो यूनान के दार्शनिक थे, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में उन्होंने न्याय की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हक देना न्याय है। ऐसे ही हमने अरिस्टो के बारे में पढ़ा, उन्होंने सद्गुणों की सक्रियता बताया न्याय को। और फिर हमने डी रफेल के बारे में पढ़ा और इसके बाद मैंने आपको लॉर्ड ब्राइस के बारे में भी बताया कि न्याय क्या है, कि विधान पालिका के बिना काम चल जाएगा, समाज रह सकता है, लेकिन न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज सुव्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर सकता। तो आइए आगे चलते हैं। तो न्याय के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे हम कि न्याय प्राप्त करने के क्या क्या सिद्धांत है। ओके, न्याय के सिद्धांत। न्याय के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हुए हम देखते हैं कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव। आपने देखा होगा कि प्रकृति ने हमें सब लोगों को समान बनाया, चारित्रिक विशेषताएं सब में समान है। तो इस आधार पर सभी को समान संरक्षण देना चाहिए। जैसे कि सभी मनुष्य होने के नाते सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, जैसे जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी समान सामाजिक अधिकार भी मिलने चाहिए, उसी समान राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? समान लोगों के साथ समान बर्ताव का अधिकार। समान बर्ताव के माध्यम से हम न्याय की स्थापना कर सकते हैं। समान व्यक्तियों का समान संरक्षण, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं समान है और प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार पाने का अधिकारी है, उसे हक है समान अधिकार पाने का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के समान अधिकार देना न्याय है। अब इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं कि जाति, वर्ग, लिंग, वंश के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना भी न्याय है। और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि व्यक्ति को जो पारिश्रमिक दिया जाए, जो भी उसको फायदा दिया जाए, वो उसकी जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर ना दे करके उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके काम के आधार पर, उसके क्रियाकलापों के आधार पर व्यक्ति को उसका हक दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति मजदूरी का काम करता है तो चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित है, चाहे वो किसी भी लिंग से संबंधित है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, अगर वो एक बराबर का काम कर रहा है तो उसे बिना किसी लिंग और जाति के भेदभाव के बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे कि स्कूल में हम सभी अध्यापक पढ़ाते हैं, तो बिना किसी भेदभाव के कि महिला अध्यापक है या पुरुष अध्यापक है, बिना भेदभाव के, लिंग के भेदभाव के प्रत्येक अध्यापक को बराबर का पारिश्रमिक देना भी न्याय की श्रेणी में आता है। और इसके लिए जैसे बराबर का स्थान देने के लिए
जगह जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में समानता का अधिकार दिया गया है। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट हमारा सिद्धांत है समान लोगों के साथ समान बर्ताव। अब आगे हमारा आता है समानुपातिक न्याय, अनुपात में देना। इसमें बात यह है कि व्यक्ति को उसकी मेहनत, कौशल और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए उसका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाए। मान लो कि जैसे समान लोगों के साथ समान बर्ताव वाली बात आ जाती है, समान लोगों के साथ समान बर्ताव। मान लो आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं और वो 50 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उन सबको बराबर के मार्क्स दे दिए जाएं, तो क्या मान्य होगा ये? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि सभी क्लास के बच्चों के साथ समान बर्ताव करते हुए सबको बराबर का अधिकार दे दिया जाए, सबको बराबर के मार्क्स दे दिए जाए? क्या न्याय होगा? यहाँ पर आप सभी लोग ये कहेंगे कि ये न्याय नहीं होगा। आप ये कहेंगे कि जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की है, जिस बच्चे ने जितना उत्तर पुस्तिका में जितना लिखा है, जितना प्रभावशाली लिखा है, उसके आधार पर जांच करके मार्क्स दिए जाने चाहिए। यही कहेंगे आप लोग। तो इसमें बात आती है कि सिर्फ समान लोगों के साथ समान बर्ताव करने से संपूर्ण न्याय की प्राप्ति नहीं होती। कई जगहों पर हमें समानुपातिक न्याय के सिद्धांत को भी अपनाना पड़ता है। जैसे मेहनत, कौशल और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण उचित और न्याय संगत होगा। मान लो कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके कामों में लगे हुए हैं, ज्यादा खतरे के कामों में लगे हुए हैं, तो उन्हें ज्यादा पारिश्रमिक दिया जाएगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अलग पोस्ट पर बैठे हैं, तो उन्हें अलग से अपना उनका पारिश्रमिक दिया जाना भी न्याय की श्रेणी में आता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सिद्धांत, समानुपातिक न्याय, अर्थात व्यक्ति के मेहनत, कौशल और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए उसका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाए। ऐसा ना हो कि गधे घोड़े सबको बराबर मान दिया जाए। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया हमारा दूसरा सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। तीसरा सिद्धांत है विशेष जरूरतों का ख्याल रखना। आपने देखा कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव, सिर्फ एक सिद्धांत पर चले तो बात नहीं बनेगी। अगर हम सिर्फ समानुपातिक न्याय दें, मान लो कि हम समानुपातिक न्याय दें कि जो ज्यादा काम कर रहा है उसे वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, जो धनवान है उसे वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, वो तो बात नहीं बनी ना। तो सिर्फ समानुपातिक न्याय से भी बात नहीं बनेगी। ये दोनों तो हमें साथ रखने ही रखने हैं, उसके साथ साथ विशेष जरूरतों का ख्याल भी रखना पड़ेगा अगर सही मायने में हमें न्याय की स्थापना करनी है। तो विशेष जरूरतों का ख्याल रखने की क्या बात है? जैसे मान लो हमारे समाज में कुछ लोग पहले से ही बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो उनको एक लेवल तक, समानता के एक लेवल तक पहुंचाने के लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं देनी पड़ेगी। मान लो कि कुछ बच्चे समाज में ऐसे हैं जिनकी स्कूल तक पहुंच नहीं है, जिनके पास कॉपी किताबें खरीदने का पैसा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, तो उसको उनकी विशेष जरूरतों का ख्याल रखते हुए उनको विशेष सुविधाएं देना भी न्याय कहलाता है। जैसे मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसके पास वो कमाने लायक नहीं है, तो उसको अलग से घर बैठे पेंशन देना, वृद्धावस्था पेंशन देना भी न्याय है, क्योंकि उसकी विशेष जरूरतों का ख्याल रखा गया है। तीसरी बात, अगर मान लो कोई शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, तो उसे आरक्षण देना, उसे एक बार उस समान स्तर तक लाना, विशेष सुविधा देना न्याय की श्रेणी में आता है। जैसे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है हमारे देश में लोकसभा में इतना, तो बार बार बात चलती रहती है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ये भी हमारी आबादी का लगभग आधा है, तो उन्हें भी विधानसभा और लोकसभाओं में आरक्षण के माध्यम से उन्हें बराबर का स्तर दिया जाए, तभी उनके साथ न्याय होगा। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना।
तो जैसे शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होना सुनिश्चित करने के लिए विशेष बर्ताव करना भी न्याय होगा। अब बात आती है कि किसी भी सरकार को इन तीनों तरीकों से न्याय करना है। कुछ परिस्थितियों में समान बर्ताव करना है, कुछ परिस्थितियों में समानुपातिक न्याय देना है, और कुछ परिस्थितियों में विशेष सुविधाओं के द्वारा विशेष ख्याल रखना भी शामिल है। ये प्रत्येक सरकार को डिसाइड करना है कि किन लोगों को किस प्रकार की न्याय की जरूरत है। तो जीवन यापन और बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले और दूसरी तरफ जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों से हर मामले में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करने का परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं बल्कि असमान हो जाएगा। अगर हम पूरे समाज में, क्योंकि बहुत ज्यादा विभिन्नता है, शारीरिक विभिन्नता भी है, कुछ बहुत ज्यादा बलशाली है, कुछ कमजोर है, कुछ अपंग है, कुछ बहुत ज्यादा दिमागी रूप से कुछ कम है, तो कुछ दिमागी रूप से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस असमानता के वातावरण में सबको बिल्कुल बराबर का मानना भी समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। तो इस तरीके से सरकार को तीनों प्रकार के सिद्धांतों पर विचार करके न्याय की स्थापना करनी जरूरी है। तो अतः सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह तीनों सिद्धांतों को जरूरत के हिसाब से स्थापित करे, तभी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। अंडरस्टैंड? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कब होगी? जब ऊपर बताए गए तीनों सिद्धांत, समान के साथ समान बर्ताव यानी समान संरक्षण का सिद्धांत, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत, जब इन तीनों सिद्धांतों को जुडिशियसली सही तरीके से वितरण होगा, तभी न्याय की स्थापना होगी। और न्याय की स्थापना के साथ साथ में आपको इन तीनों चीजों के साथ एक ये भी बात है कि सिर्फ कानून का समान संरक्षण देना काफी नहीं है, वस्तुओं का और सेवाओं का भी उचित बंटवारा होना चाहिए समाज में, तभी न्याय की स्थापना होगी। सिर्फ कानून से बात नहीं बनेगी, वस्तुओं और सेवाओं का समुचित वितरण करना भी न्यायपूर्ण समाज के लिए जरूरी है। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा साधनों को लेके बैठे हो और कुछ लोगों के पास अपना आगे बढ़ने के लिए कुछ संसाधन ही ना हो। तो इसलिए न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए तीनों सिद्धांतों के साथ साथ कानून के समान संरक्षण के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं का समुचित वितरण भी समाज सरकार को करना चाहिए। और इसके लिए सरकार पहल भी कर रही है, जैसे भूमि सुधार कानून बनाए गए हैं, जो वंचित लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया है, प्रत्येक बच्चे की स्कूल तक पहुंच बनाने के लिए उन्हें कॉपी किताबें वगैरह मुफ्त में दी जाती हैं। तो इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का समुचित वितरण करके भी न्याय की स्थापना की जा सकती है। और डॉक्टर अंबेडकर ने न्याय के बारे में कहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें सम्मान की घटती हुई भावना और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिल करके एक करुणामय समाज का निर्माण करती हैं। तो उसे हम कैसा समाज कहते हैं? न्यायपूर्ण समाज। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। फिर से सुन लीजिए कि न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिल करके करुणा में समाज का निर्माण करती हैं। तो उसे हम कहते हैं न्यायपूर्ण समाज। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल हमने रोल्स के वितरणात्मक न्याय के बारे में पढ़ना है और न्याय के जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है या राज्य के हस्तक्षेप ज्यादा करना चाहिए न्यायपूर्ण समाज के लिए, वो एक टॉपिक हमारा रहता है, उसे हम कल पढ़ेंगे। और धन्यवाद सुनने के लिए। इसको नोट डाउन कर ले और याद कर ले।